हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने शुरू कर दी अपनी पीवाईक्यू की सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज में हम फर्स्ट जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं आज वो है 2024 का एचटेट टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम, जो भी हाल ही में जुलाई में हुआ था। आज हम 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेपर है, वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, सो इसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन पूरा हम अपना डिस्कस करेंगे आज के पेपर में। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने सेक्शन पे। पार्ट 4 है अपना। एक सेकेंड, यस दिस इज आवर 4 पार्ट 4 आएगा। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, एंड एज ऑफ नाउ अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, लेफ्ट नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 91st क्वेश्चन, When is beauty heard according to the poem Beauty by शूरे? शूरे की जो पोयम है ब्यूटी, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है, क्लासेस ली हैं, उसमें एनसीईआरटी में ये पोयम है ब्यूटी। कब ब्यूटी सुनी जाती है शूरे के अकॉर्डिंग? इन दी सनलाइट में, इन दी फार्म्स, नाइट में, या ट्रीज और बर्ड्स में? यस, ब्यूटी कब सुनी जाती है? सनलाइट में, फार्म्स में, नाइट में, या ट्रीज और बर्ड्स में? जिसने ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको पता है। जो ब्यूटी ने, जो ब्यूटी पोयम में जो शूरे ने जो बात की, उसकी लाइंस भी है, ब्यूटी इज हर्ड इन दी नाइट, ब्यूटी इज हर्ड इन दी डे, ब्यूटी इज सीन इन दी डे लाइट, एंड ब्यूटी इज हर्ड इन दी नाइट। ये लाइन है। कब सुनी जाती है ब्यूटी? नाइट में सुनी जाती है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्यूटी पोयम लिखी किसने है? ई.वाई. शूरे ने लिखी है। ब्यूटी कब सुनी जाती है? नाइट में सुनी जाती है। अब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन, मान लो आपको एनसीईआरटी नहीं पता है, ये वाली पोयम आपने नहीं पढ़ी है, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में पूछा है व्हेन इज ब्यूटी हर्ड। अब मुझे बताइए इन सारे ऑप्शन में से व्हेन का जवाब कौन सा ऑप्शन दे रहा है? व्हेन। इन दी सनलाइट जवाब दे रहा कहां, वेयर। फार्म्स भी कहां, इन दी नाइट, नाइट मतलब कब, और ट्रीज एंड बर्ड्स भी कहां का जवाब दे रहा है। तो कब का जवाब सिर्फ ये ऑप्शन दे रहा है, इन दी नाइट। तो वैसे भी इसका ऑप्शन हमारा सी ही टिक होगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसका राइट आंसर इज 3, 91 का 3। नेक्स्ट देखिए 92, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। I dash a letter to him yesterday। टेंस का क्वेश्चन है, I dash a letter to him yesterday। प्लीज मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलिए। पहले आप करिएगा कि इसका आंसर, इसलिए मैंने कल डाल दी थी। मैं हर क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, हर क्लास लेने से पहले मैं उसके पेपर की पीडीएफ पहले ही डाल दूंगी उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे, और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। लिंक सोनम मैम से व्हाट्सएप करके ले लीजिए। मैं इसकी और पीडीएफ वहां डाल दूंगी। मेरे से पहले आप प्लीज अपना पूरा पेपर सॉल्व कीजिए खुद, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज हो जाएंगे आपके। 2-4 क्लासेस रहती है, उनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए खुद और फिर मेरी क्लासेस को देखिएगा, ताकि आपका एक तो रिवीजन बेटर हो और दूसरी बात आपको पता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है, आप कितने क्वेश्चन खुद से बना पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश अ लेटर टू हिम यस्टरडे। आई डैश, इसमें क्या देखो क्या आएगा? टेंस का क्वेश्चन है। रोट, हैव रिटन, हैव बीन रिटन, हैड रोट। अब मुझे बताइए, आई डैश अ लेटर टू हिम यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीते हुए कल की, तो पहली बात तो बात पास्ट की हो रही है, क्लियर हो गया। अब पास्ट में भी हमें यह पता है कि यस्टरडे, यस्टरडे यानी स्पेसिफिक कर दिया है टाइम को, तो हैव रिटन तो नहीं आएगा, क्योंकि हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट का आता है ना। हैव रिटन का कब हम लगाते हैं? जब टाइम स्पेसिफाइड हमारा नहीं है और प्रेजेंट के रेलिवेंस में कोई बात हो रही है तो हम हैव रिटन लगाते हैं। हैव बीन राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है कि पास्ट में, प्रेजेंट में पहले कोई काम हो रहा था जो चल रहा था, हैव बीन राइटिंग तब से अब तक। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। हैड रोट, ये नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है, हैड रोट की काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये स्पेसिफिक कर दिया है कि आई डैश अ लेटर टू हिम यस्टरडे, कल लिखा है, इसमें रोट आएगा। इसका सही आंसर क्या है? रोट। आई रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम है, सिंपल पास्ट का एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल पास्ट जैसे लिखा, खाया, गया, जिसमें था नहीं आता,
जिसमें था आ जाता है, था की सेंस निकल के आती है, तो वहां पर हैड लगाएंगे, हैड के साथ रोट नहीं आएगा, ठीक है, वहां हम था लगाते हैं, हैड लगाएंगे, लेकिन जहां था की सेंस नहीं आती, सिंपल पास्ट का एग्जांपल है, वहां हम था नहीं लगाते हैं, वहां हम हैड नहीं लगाते हैं, सिंपल रोट आएगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही है, सेकंड पास्ट फॉर्म लगती है हमारी वर्ब की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट क्या होता है, बाजा, एक तरह का बाजा, तो अपना ही बाजा बजाना, इस बात का क्या मतलब, ये इडियम है, अपना ही बाजा बजाना, इसका मतलब आता है कि अपनी ही बात को बोलते रहना, अपनी ही तारीफ बिना फालतू के करते रहना। टू मेक म्यूजिक, गाना बजाना नहीं, ये तो इडियम है। टू रिवील समथिंग, कुछ चीज निकाल देना मुंह से, वो होता है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स होता है कुछ चीज रिवील कर देना, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, सो ये नहीं आएगा। स्पीक अलाउड होता है जोर जोर से बोलना, ये भी नहीं इसका मतलब है। इसका मतलब है टू बोस्ट, इसका करेक्ट मतलब क्या है, टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है अपनी ही तारीफ करना, अपने ही बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलते रहते। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बातों को बोलते रहते हैं, अपना ही गाना गाते रहते, बोलते हैं ना, तो अपना ही गाना गाता रहता है, तो उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका, यस यहां पर है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इन द सेंटेंस दिस इज हिज बुक, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, इसमें हिज क्या है, हिज आपको बताना है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब आप इसमें दो चीज में कंफ्यूज होंगे, आप बोलोगे प्रोनाउन है और दूसरा एडजेक्टिव में, क्योंकि नाउन तो ये नहीं हो सकता। नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड, हिज कोई नेमिंग वर्ड नहीं है तो नाउन नहीं है। एडवर्ब होता है जो हमारे एडजेक्टिव को, हमारे दूसरे किसी एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है, तो ये कोई किसी हिज, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, दूसरा कोई एडवर्ब नहीं है जिसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब भी नहीं है। अब बात आप कंफ्यूज होगे प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में, जिसकी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देती हूँ। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन के बारे में और जानकारी देते हैं, ठीक है, वो होते हैं एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाम की जगह पर रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर हिज किसी नाम की जगह यूज किया गया है, नहीं, क्योंकि नाउन है यहाँ पर बुक, ठीक है, बुक यहाँ पर नाउन है, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, किसकी किताब है, उसकी, तो ये किताब के बारे में और जानकारी दे रहा है बुक के बारे में कि किसकी किताब है, उसकी किताब है। सो यहां पर हमारा ये एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि जो हमारे नाउन को मॉडिफाई करता है, जैसे भी नाउन से पहले लगा है और उसके बारे में और जानकारी दे रहा है, तो दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज नॉट अ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये कब होता, अगर बोलते हिज बुक इज दिस, ठीक है, उसकी किताब ये है, तो उसकी किताब ये है, तब ये प्रोनाउन की तरह एक्ट करता, लेकिन अभी बोला है दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, किताब के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है 3 एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज राइट डैश इंक, डोंट यूज पेंसिल, इंक का इस्तेमाल कीजिए, पेंसिल, इंक का मतलब क्या है यहाँ पर, और पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। इंक का मतलब क्या है, इंक का मतलब यहाँ पेन, पेन को सिंबलाइज कर रहा है क्या, इंक, ठीक है। सो इंक, पेन के, अब मुझे बताओ, इन पेन के अंदर लिखते हो, द्वारा पेन के द्वारा, विद पेन के साथ, और ऑन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये प्रेपोजिशन का है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया था किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जिससे काम किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए हमेशा विद यूज करेंगे, क्लास में भी बताया था, ठीक है। सो उसके लिए हमेशा विद यूज करेंगे। यहां पर इंक का मतलब है पेन, सो प्लीज राइट विद इंक, यानी पेन के साथ लिखो, पेंसिल का यूज मत करो। सो यहां पर आएगा हमारा विद, विद इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। गेस्लर डाइड ऑफ, गेस्लर डाइड ऑफ, ये चैप्टर, ये हमारा किसका है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गेस्लर डाइड ऑफ, गेस्लर ये क्वालिटी से है, जॉन ग्लासवर्दी की, हमारी जो जॉन ग्लासवर्दी का जो हमारा चैप्टर है क्वालिटी, उससे ही है। गेस्लर किससे मरा था बताओ, गेस्लर, और गेस्लर कौन था, गेस्लर शू मेकर था जिसने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया था, जिसने सालों साल एक पुरानी सी दुकान में अपना बिजनेस चलाया, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया था। उसने बोला कि मैं तो हमेशा क्वालिटी के ही जूते बनाऊंगा, और वो भूखा मरता था, लेकिन फिर भी उसने क्वालिटी नहीं छोड़ी, तो वो मरा किससे था, स्टारवेशन से। गेस्लर डाइड ऑफ स्टारवेशन,
ठीक है, इस चैप्टर से हमें ऑनेस्टी सीखने को मिलती है कि वो अपना काम के प्रति ऑनेस्ट था। उसने पैसों के लालच में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगाकर दुकानें बनाने के लिए पैसे नहीं कमाए थे, उसने केवल अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया था। एंड ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूख से वो मरा था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी कवर करना जरूरी है। इन द फाइट बिटवीन द स्नेक एंड मंगूज, स्नेक और मंगूज की फाइट में विच ऑफ दीज हर्ल्ड देमसेल्व्स एट द कोबरा, कोबरा के ऊपर किसने हमला किया था? क्रो और माइना ने, स्क्वेरल ने, सिर्फ क्रो ने या सिर्फ माइना ने? ठीक है, ये भी आपका किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो ये फाइट स्टोरी से लिया गया है ये क्वेश्चन। जब मंगूज और कोबरा फाइट कर रहे थे तो क्रो और माइना दोनों रिपीटेडली अटैक कर रहे थे कोबरा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन अटैक कर रहे थे? क्रो और माइना। ठीक है, सो हर्ल, उसको डिस्टर्ब किसने किया था? विच ऑफ दीज हर्ल देमसेल्व्स, अपने आप को किसके, मतलब कोबरा के ऊपर किसने अटैक किया था? क्रो और माइना ने। सो इसका आंसर क्या है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्रो एंड माइना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 98, हु इज कलुआ इन द स्टोरी चांदनी। चांदनी जो स्टोरी है जिसमें कलुआ क्या है, एक पीवाई मतलब प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, चांदनी किसका नाम है? तो चांदनी बकरी का नाम था, चांदनी। और कलुआ किसका नाम था? कलुआ उसी स्टोरी में वुल्फ का नाम था। ठीक है, एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। चांदनी नाम था बकरी का, और जाकिर हुसैन की स्टोरी है हमारी। कलुआ इज द वुल्फ जिसने चांदनी को मारा था, हिल पे जाके, पहाड़ी पे जाके, पढ़ा था ना स्टोरी में, पहाड़ी पे जाके चांदनी को मारा था। ठीक है, सो कलुआ किसका नाम है? वुल्फ का नाम है, हु किल्ड चांदनी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी इज डैश देन स्टूपिड, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव का है। शी इज डैश देन स्टूपिड। शी इज लेजियर देन स्टूपिड, मोर लेजियर देन स्टूपिड, लेजी या मोर लेजी? इसमें देखिए देन वर्ड जो है इसमें कंपैरिजन दिखाता है, तो कंपैरिजन के लिए हम मोर का तो यूज करेंगे ही करेंगे। सो लेजियर और लेजी तो कट ही जाएगा, मोर का तो हम यूज करेंगे। शी इज मोर लेजियर, जब मोर लगा दिया तो लेजियर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मोर लगा दिया तो लेजियर की जरूरत नहीं है। मोर लेजी, शी इज मोर लेजी देन स्टूपिड, लेजी होने से भी ज्यादा, स्टूपिड होने से भी ज्यादा वो क्या है? लेजी है। ठीक है, सो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा है इसमें? वुमेन, पार्लियामेंट, चाइल्डहुड या हेट्रेड? अब इसमें देखिए, वुमेन है हमारा कॉमन नाउन, वुमेन कोई भी वुमेन हो सकती है, ठीक है, कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड, हेट्रेड, लव, ठीक है, ओल्ड एज, ये सब क्या होता है? इन्फेंसी, ये फीलिंग्स हैं, ये मतलब एक टाइप की इमोशन है, स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं जिनको देखा, मतलब डायरेक्टली कोई ऐसे देखने छूने वाली चीज नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। तो जो चीज डायरेक्टली छुई नहीं जा सकती है, मतलब सिर्फ एक अवस्था का नाम है, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पार्लियामेंट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक गुच्छा, एक ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सो पार्लियामेंट होता है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एमएलएज का जो ग्रुप है वो जहां बैठते हैं उस जगह को पार्लियामेंट बोलते हैं, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। सो पार्लियामेंट इज द कलेक्टिव नाउन। अब देखिए 101 से हमारा पैसेज स्टार्ट है। पैसेज क्या आप बहुत बोल रहे थे मैम पैसेज की करा दो, जितने भी पीवाईक्यू कराऊंगी उस सब में मैं आपको पैसेजेस करवा रही हूँ। ठीक है, जो भी पोएम्स हैं, पैसेजेस जो भी करवा रही हूँ, इनसे आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए अंत में जो पैसेज है वो आना तो अनसीन ही है। आप भले कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा तो है ना उनमें से आ जाएगा ग्रामर की तरह कि जो रूल है, कोई रूल है इनके, नहीं, इनकी तो प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू की कर लोगे तो आपको उससे थोड़ा लेवल समझ में आ जाएगा कि इस लेवल का आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दैट आर इनफ। आना तो लास्ट में अनसीन ही है। ठीक है, सो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना अनसीन पैसेज के लिए मैं मानती हूँ इनफ होगा। क्योंकि आपको बस एक बार ये पकड़ना है कि स्टोरी पढ़नी और नीचे आंसर होंगे, थोड़ा सा एनालाइज करना आपको आना चाहिए। क्लियर? पढ़ते हैं चलो इस पैसेज को। लेट मी टर्न टू अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। ये जो हमारा
पैराग्राफ है, ये जो पैसेज है, किसके बारे में? नॉन वायलेंस के बारे में। नॉन वायलेंस के पीछे फिलॉसफी क्या है, क्या विचारधारा है, गांधीयन थॉट के ऊपर है। गांधी जी बोलते थे ना कि वायलेंस को वो अवॉइड करते थे और नॉन वायलेंस का वो बहुत प्रचार करते थे। लेट मी टर्न टू अ ब्रीफ डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन हम करते हैं कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के, किसके? नॉन वायलेंस के बारे में। फर्स्ट, इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इज नॉट अ मेथड फॉर कॉवर्ड्स। पहला तो मैं इस बात पर, नैरेटर इस बात पर जोर दे रहा है कि जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है वो कॉवर्ड्स के लिए नहीं है, यानी जो बुजदिल होते हैं उनके लिए नहीं है। बुजदिल तो हाथ उठाना ही जानते हैं। सो जो कॉवर्ड्स हैं वो नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस यानी नॉन वायलेंस को रोकना उनके लिए नहीं है। वो नहीं रोक सकते नॉन वायलेंस को, बुजदिल नहीं रोक सकते, वो तो करेंगे ही करेंगे वायलेंस। इट डज रेजिस्ट इफ one uses this method because he is afraid or merely because he lacks the instruments of violence, he is not truly non-violent. अगर कोई नॉन वायलेंस को सिर्फ इसीलिए प्रमोट कर रहा है, सिर्फ इसीलिए वो दंगा फसाद नहीं कर रहा है क्योंकि वो कमजोर है या वो डर रहा है या फिर उसके पास हथियार नहीं है, औजार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो वो नॉन वायलेंट नहीं है। ठीक है, वो नॉन वायलेंट नहीं है। नॉन वायलेंट असल में कौन इंसान है? जिसके पास सब कुछ है, वो मार सकता है, वो कमजोर भी नहीं है, वो स्ट्रांग है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी, लेकिन फिर भी वो नहीं मारता है, वो नॉन वायलेंट इंसान है। दिस इज वाई गांधी ऑफन सेड दैट इफ कॉवर्डाइज इज द ओनली ऑल्टरनेटिव टू वायलेंस, इट इज बेटर टू फाइट। तो गांधी जी हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें सिर्फ वायलेंस इसीलिए करनी है कि तुम कॉवर्ड हो, है ना, कॉवर्ड को ही वायलेंस करनी है, तो बेटर है कि तुम लड़ो। क्योंकि अगर तुम्हें वायलेंस इसीलिए रोकनी है, अगर नॉन वायलेंस इसीलिए दिखा रहे हो कि तुम कमजोर हो, इसीलिए मार नहीं रहे हो, वरना तुम मार देते, तो फिर बेटर है तुम लड़ ही लो। ठीक है, सो ये थॉट है इसके पीछे कि नॉन वायलेंस कॉवर्ड्स के लिए नहीं है, बुजदिलों के लिए नॉन वायलेंस, अगर उसको रेजिस्ट कर रहे हैं नॉन वायलेंस को वो ही इंसान कर सकता है जो स्ट्रांग है, तो असल में उसको नॉन वायलेंट बोला जाएगा। He made the statement conscious of the fact that there is always another alternative. वो इस बात को और कॉन्शियस बता देते हैं इस फैक्ट के साथ कि दूसरा ऑप्शन हमेशा होता है, दूसरा ऑप्शन हर किसी के पास होता है। नो इंडिविजुअल और ग्रुप नीड सबमिट टू एनी रॉन्ग। कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें तो लड़ना ही पड़ा, हमें तो मारना ही पड़ा। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा हर किसी के पास, हर ग्रुप के पास दूसरा ऑप्शन होता है, शांति का ऑप्शन, नॉन वायलेंस का ऑप्शन होता है। देयर इज द वे ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, एक तरीका होता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का, यानी चीजों को वायलेंस ना फैलाने का एक तरीका है, कैसे चीजों को हैंडल किया जाए। दिस इज अल्टीमेटली द वे ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, और वही तरीका है एक स्ट्रॉन्ग इंसान का, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वही पहचान है कि वो किस तरीके से चीजों को मैनेज करता है नॉन वायलेंट तरीके से। द मेथड इज पैसिव फिजिकली बट स्ट्रॉन्गली एक्टिव स्पिरिचुअली। फिजिकली ये मेथड पैसिव हो सकता है थोड़ा सा, है ना, लेकिन मेंटली ये मेथड, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिव है ये मेथड। इट इज नॉट पैसिव नॉन रेजिस्टेंस टू एविल, इट इज नॉट पैसिव नॉन रेजिस्टेंस, ये एविल के लिए पैसिव नॉन रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्टिव नॉन रेजिस्टेंस है। यानी अब दुश्मनों को भी इससे फर्क पड़ेगा, अगर आप नहीं मारोगे ना तो सिर्फ आप समझ रहे हो कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कमजोर दिख जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको फर्क पड़ेगा। A second basic fact that characterizes non-violence is that it does not seek to defeat. दूसरा बेसिक फैक्ट है कि वो हराने के लिए नहीं है नॉन वायलेंस, या किसी अपोनेंट को ह्यूमिलिएट करने के लिए नॉन वायलेंस नहीं करता है, बट टू विन हिज फ्रेंडशिप, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप को जीतने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को जीतने के लिए। इसका फर्क समझो, नॉन वायलेंस हम इसीलिए नॉन वायलेंस नहीं करते हैं, हम इसीलिए दंगा फसाद को बंद नहीं करते हैं कि हम उसको हराना चाहते हैं या उसको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसकी फ्रेंडशिप को जीतना चाहते हैं, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं। The non-violent resistor must often express his protest through non-cooperation और boycotts। और गांधी जी इसको करते भी थे, वो कहते हैं कि नॉन वायलेंट जो रजिस्टर होता है, जो नॉन वायलेंस को मानता है, जो हिंसा नहीं करता, जो अहिंसक होता है, वो नॉन कोऑपरेशन या बाइकॉट्स में विश्वास करता है। वो अपनी भावनाओं को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है कि भाई हम आप तुम्हारी बातों में एसोसिएट नहीं करेंगे, तुम्हारी बातों से कोऑपरेट नहीं करेंगे और बाइकआउट कर देंगे, तुम्हें बिल्कुल खारिज कर देंगे।
बट ही रियलाइजेस दैट दीज आर नॉट एंड्स देमसेल्फ, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये अंत नहीं है. दे आर मेरेली मीन्स टू अवेकन अ सेंस ऑफ मॉरल शेम इन द अपोनेंट. ये अपोनेंट में मॉरल शेम को अपोज कर मतलब लाता है, मॉरल सेंस की भावना को जगाता है. द एंड इज रिडेम्पशन एंड रिकंसिलिएशन. जो एंड है रिडेम्पशन और रिकंसिलिएशन को, रिडेम्पशन और रिकंसिलिएशन उसका एंड है. रिडेम्पशन और रिकंसिलिएशन मतलब कि हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं, हम हार्मोनी को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें दूसरे को नीचा दिखाना है. हमें दूसरे को नीचा दिखाने जैसी भावना नहीं होनी चाहिए. हमें रिडेम्पशन और रिकंसिलिएशन यानी हमें पीस को प्रमोट करना है, अंत में हमें फ्रेंडशिप को, हार्मोनी को प्रमोट करना है, उनको कर्स नहीं करना है. ठीक है, ये था पैसेज. अब इसके क्वेश्चंस देखिए. देखो पैसेज करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूं पहले बीच में. पैसेज एक बार आपने पढ़ लिया, थोड़ा जल्दी पढ़ना है क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है. अनसीन आएगा, एक बार पढ़ लिया पैसेज, एक बार पढ़ना जरूरी है. बहुत ज्यादा डीपली मत पढ़ना, एनालाइज करने मत बैठ जाना, बस एक बार रीडिंग कर लेना. जब आप रीडिंग करोगे फिर क्वेश्चन पे आओगे, फिर आपको क्वेश्चन से अंदाजा हो जाएगा ये क्वेश्चन किधर था, कि ये लाइन किधर थी. फिर उधर जाओ, फिर उसको दोबारा रीड करो और फिर अपने क्वेश्चन आंसर को मार्क करो. आंसर हमेशा उसमें से निकलता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से आपके विचारधारा कुछ थॉट, ऐसा कुछ नहीं है. हमेशा उसमें से आंसर होगा. कई बार सिनोनिम एंटोनिम का आंसर क्वेश्चन हो सकता है, कई बार डायरेक्ट लाइन पूछ सकता है ये किसने किसको बोली है. थोड़ा सा इंटरप्रेट आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, बस ये. एक बार फास्ट रीडिंग करनी है, फिर क्वेश्चंस पे आना है, क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद उसको रिकनेक्ट करो, उसके बाद रीड करो और फिर अपने आंसर को मार्क करो. दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट अनसीन पैसेजेस. ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग पैसेज. कौन सी बात इसमें सही है आपने जो पैसेज रीड किया उसमें से. The non-violent resistance is not a method for the brave. जो non-violent resistance है वो brave के लिए मेथड नहीं है. It is better to fight rather being non-violent. Non-violent होने से अच्छा आप लड़ो, ऐसी बात तो नहीं की गई है इसमें. ठीक है, कि non-violent होने से अच्छा आप लड़ो. थर्ड है द डिस्कशन in the passage is about socio-psycho aspects of violence. socio-psycho aspects का तो नहीं डिस्कशन, violence के बारे में, नॉन वायलेंस की बात हुई है पैसेज में, तो ये भी इसका नहीं है. ठीक है, ये भी नहीं है. cowards cannot go for non violence resistance. इसमें देखो डायरेक्टली ये बात हुई है क्योंकि फर्स्ट ही लाइन में है, मैं आपको दिखा भी देती हूं. ये देखें, इट इज नॉट अ मेथड फॉर कॉवर्ड्स. नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कॉवर्ड्स का मेथड नहीं है, डायरेक्ट है. सो देखिए, कॉवर्ड्स कैन नॉट गो फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. कॉवर्ड्स के लिए ये मेथड नहीं है, ये मेथड स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है. ठीक है, सो इसका आंसर डायरेक्टली ए है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द नॉन वायलेंट मेथड इज एक्टिव वायलेंट फाइट अगेंस्ट एविल. एक्टिव वायलेंट फाइट है. पैसिव जो नॉन वायलेंट मेथड है वो क्या है, पैसिव ब्रूटल फाइट है एविल के अगेंस्ट. पैसिव फिजिकली बट एक्टिव स्पिरिचुअली. इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, जो पैसिव बिल्कुल पढ़ा है, ये आंसर आंख बंद करके लगा दो. पैसिव फिजिकली बट एक्टिव स्पिरिचुअली, ये लाइन है भी, आई कैन शो यू दिस. द मेथड इज पैसिव फिजिकली बट स्ट्रांगली एक्टिव स्पिरिचुअली. ठीक है, तो मैंने बताया डायरेक्ट आपको इसमें से मिलेंगे, ज्यादा अनसीन पैसेज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है. पैसेज को पढ़ना है एक बार सरसरी नजर से, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आना है, फिर रीड करना है. दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया इसमें तो बहुत टाइम लगेगा तो मैं आपको समझाने के लिए. ठीक है, लेकिन आपको इतना लंबा अगर लगाओगे तो फिर पेपर रह जाएगा. ठीक है, तो आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना है, जल्दी 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 रीड करना है कि क्या इसमें क्या मोटी मोटी बात की हुई है. आपको फिर क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा ये बात कहां की गई है, फिर उसको रीड करना है. नेक्स्ट देखिए, यहां है नेक्स्ट. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है. इट एम्स टू डिफीट एंड इंसल्ट अपोनेंट. अपोनेंट को एम करता है डिफीट करने के लिए, ये बात तो बिल्कुल नहीं की गई. तो मना किया गया है कि नॉन वायलेंस इसीलिए नहीं कि हम सामने वाले को हराएं या उसकी बेइज्जती करें. इट सीक्स टू विन ओवर अपोनेंट्स फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग. इट डजंट सीक टू रिडीम और रिकंसाइल. नहीं, रिडीम और रिकंसाइल की तो लास्ट में बात की हुई है कि तो रिडम्पशन और रिकंसिलेशन के लिए, तो ये तो गलत है. रिजेक्शन ऑफ बॉयकॉट्स नॉन कोऑपरेशन. नहीं, बॉयकॉट और कोऑपरेशन की तो बात की हुई है. इसमें इसने बोला है कि विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है. इट सीक्स
सो इसमें डायरेक्टली बात की हुई है, इट सीक्स टू विन ओवर द अपोनेंट्स फ्रेंडशिप। इसमें क्लियरली मेंशन है कि अपोनेंट की फ्रेंडशिप को और अंडरस्टैंडिंग को जीतने के लिए हम नॉन वायलेंस दिखाते हैं, ना कि उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको हराने के लिए। ठीक है, सो इसका राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लोअर द सेल्फ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ। लोअर द सेल्फ डिग्निटी यानी सेल्फ डिग्निटी को, किसी की सेल्फ डिग्निटी को खत्म कर देना या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को घटाना, उसको हराना होता है, नहीं होता है। मॉरल शेम, रिकंसिलेशन, तो मैंने आपको बताया रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है कि पीस को तवज्जो देना, पीस और हार्मनी को रिस्टोर करना। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, सो ये इसका मतलब है। इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट इज pick the word from the passage which means goals or desired results। एक सेकेंड, इसमें एंटोनिमी पूछा था ना, यस, सिनोनिम पूछा था ना, यस। pick the word from the passage which means goals or desired result। goals और desired results, aspects, एस्पेक्ट्स तो होता है उसके नतीजे, कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, यानी नतीजे नहीं, क्या क्या एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है किसी को विद्रोह करना, मीन्स होता है मतलब, एंड्स, एंड्स का मतलब होता है कि अंत में, अंतिम उसका क्या परिणाम है, जैसे एंड्स, गोल्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स को एंड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये इतने ही थे पैसेज से, 5 क्वेश्चन ही थे, 101 से 5 तक थे। यस, नेक्स्ट अपना पैसेज के क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखिए, Why did the king send messenger throughout the kingdom in the story? 3 questions। किंग ने मैसेंजर्स को क्यों भेजा था? 3 क्वेश्चन स्टोरी है ना, 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 3 क्वेश्चन लिखी किसने? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। और इसमें मैसेंजर्स को क्यों भेजा गया था? टू लुक फॉर वाइज हर्मिट, टू वाइज हर्मिट को देखने के लिए, फेच अ वाइज मैन को ढूंढ के लाने के लिए, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु वुड आंसर द क्वेश्चन, या टू कैच अ बियर्डेड मैन। ठीक है, मतलब दाढ़ी वाला आदमी ढूंढने के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 आंसर थे इसके, टू फेच अ वाइज मैन, टू, और टू अनाउंस अ रिवॉर्ड टू एनीवन। लेकिन एचटेट ने जो इसका आंसर माना था वो 3 माना था। ठीक है, टू फेच अ वाइज मैन भी था, लेकिन रियल में अगर ज्यादा एनालाइज करें, उसने भेजा तो इसीलिए था कि कोई, उसको 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे ना, कि 3 जवाब का जो आंसर दे देगा वो सबसे वाइज मैन होगा, उसने भेजा था। लेकिन इस, देखो, इस वाले ऑप्शन में ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु वुड आंसर द क्वेश्चन, जो उनके आंसर कर देगा, यानी जो वाइज मैन उनके आंसर कर देगा उसको रिवॉर्ड के लिए, तो इसलिए यही आंसर करेक्ट माना था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। यही था इसका आंसर, कि उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया था कि जो इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे देगा वाइज मैन, उसी को हम अनाउंस करेंगे रिवॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच आर द ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के पुराने मेथड्स कौन से? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, पेडागोजी भी मैम ने आई थिंक पूरी नहीं कराई है, सो फिर भी मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा देती हूँ, इससे आपका रिवीजन नहीं होगा। जब आप मैम से पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे आराम से। ठीक है, विच आर द ओल्ड मेथड्स, टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाने के सबसे पुराने मेथड कौन से हैं? बाइलिंगुअल मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड नहीं, ये न्यू मेथड्स हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑलरेडी लिख रहा है न्यू, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड, पहला ट्रांसलेशन कम ग्रामर सबसे पुराना है, फिर डायरेक्ट मेथड आया था, ये दोनों मेथड पुराने हैं। ठीक है, सो इसका आंसर है 4, और बाकी सब कंपैरेटिवली न्यू है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ। अगर सपोज ये क्वेश्चन किसी को आता नहीं है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता नहीं है, इस क्वेश्चन में देखो व्हाट आर द ओल्ड मेथड्स, मेथड्स लिखा हुआ है, तो मेथड्स यानी 2 तो होंगे ही कम से कम, तो बाकी सब 1 है और ये 2 हैं, सो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इस हिसाब से, वैसे ये ट्रिक लगानी नहीं है, ये ट्रिक तो मैं आपको ये मतलब कनेक्ट करके बता रही हूँ कि किस तरीके से, और आप अपना दिमाग, अगर आपको बिल्कुल फंस जाओ कहीं, ठीक है, तुक्का लगाना ही है तो किस तरीके से लगाना है, थोड़ा स्मार्ट तुक्का लगाना है ताकि नंबर बनने के चांस ज्यादा हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। डेजर्ट्स वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी, कैमल, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ठीक है, तो कौन था उसका इंचार्ज? जिन था उसका इंचार्ज, हमें पता है, जिन वॉज द इंचार्ज। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द अनहैप्पी स्कूल बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू। अनहैप्पी स्कूल बॉय किसमें था बताओ? विलियम ब्लेक की पोयम है ना अनहैप्पी,
स्कूल बॉय विलियम ब्लेक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्कूल, देखो एक्स्ट्रा रिपीट कर करके देता रहता, उन्हीं चैप्टर्स में से पूछ रहा है और रिपीट कर दिया। पहले एक क्वेश्चन आ चुका है कि स्कूल बॉय किसकी पोयम है, स्कूल बॉय विलियम ब्लेक की पोयम है। अब स्कूल बॉय किसको, अपने आप को किससे कंपेयर करता है, सिंगिंग स्काईलार्क से करेगा? नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत गंदा महसूस कर रहा है स्कूल में, समर फ्रूट से, हंट्समैन से, किसी से नहीं। केज्ड बर्ड एंड विदर्ड प्लांट, उसको लग रहा है जैसे पिंजरे में बर्ड को बंद कर लिया जाता है ना, और विदर्ड प्लांट जैसे प्लांट्स बिल्कुल मतलब बंद रहते हैं, उस तरीके से उसको लग रहा है कि उसकी जिंदगी हो गई है स्कूल बॉय को। ठीक है, सो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इन द सेम सेंटेंस, इन द सेंटेंस शी गेव हिम अ प्रेजेंट, हिम इज द सेंटेंस है शी गेव हिम अ प्रेजेंट, इसमें हिम क्या है, इसे हिम आपको बताना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत है, आपने मैंने जो पढ़ाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बैच में पूरा पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट तो ये नहीं है तो इनको तो काट ही दो, अगर इनमें से आप लगाओगे तो इट्स हॉरिबल। ठीक है, इनमें से तो बिल्कुल काट दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हम सीधा बात करेंगे, क्योंकि जो मेरे लर्नर्स हैं उनको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से ये है। शी गेव हिम अ प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था कि जिसको क्या दिया है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या दिया है, किसके बारे में बात हो रही है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको दिया, जिसके लिए वो पूरा ड्रामा किया, किसको दिया है, प्रेजेंट, प्रेजेंट हिम को दिया है ना, तो हिम क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच प्लान सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ अ फाइनल प्रॉब्लम इन डैट एंड द कैट एंड द ट्री। ये जो हमारी स्टोरी है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, इसमें किटराइट की ये पोयम है, जो पोयम है, इस पोयम की कहानी में कौन सा प्लान हमारा सक्सीड हुआ था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी या प्लान डी। ए तो सक्सीड होने की बात नहीं होगी, है ना, तुक्का भी आप अच्छे से लगा सकते हो, ए की तो बात नहीं होगी। जिसने पोयम पढ़ी उसको पता है प्लान ए में भी वो फेल हो गया था, कहीं वो पेड़ पे जाके अटक रहा था, कहीं वो दीवार पे जाके कूद रहा था, तो उसका प्लान सी सक्सीड हुआ था, तीसरी बार में जाके उसका सक्सीड हो गया था वो। सो प्लान सी सक्सीड हुआ था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या ही टाइम लगाएंगे, एनसीईआरटीज आपको पढ़ाई रखी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। पेडागोजी का क्वेश्चन है, फिर भी विल अटेम्प्ट इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी बात इसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में सही है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कौन सा होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है कि एक एक लाइन को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करते चलना, बिल्कुल एक एक लाइन को, छोटे बच्चों को, और ग्रामर, कम ग्रामर और ग्रामर के रूल्स के हिसाब से पढ़ाना। सो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में एक एक चीज ट्रांसलेट करते हैं और ग्रामर के रूल्स बताते हुए चलते हैं। सो इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन है ना, हमारी फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, हमारी कन्वर्सेशन स्किल्स बेटर नहीं होती है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स पढ़ने से कन्वर्सेशन इंग्लिश सुधरती नहीं हमारी। और दूसरी बात, हर एक चीज को जब हम आजकल तो ये मेथड बंद भी कर दिया गया है कि हर एक चीज को ट्रांसलेट नहीं करना है, जहां जरूरत पड़े वहां ट्रांसलेट करना है मदर टंग में, हर एक लाइन को ट्रांसलेट नहीं करना, इंग्लिश टू इंग्लिश चलना चाहिए चीज। ठीक है, सो ये मेथड की यही, डायरेक्ट बता देती हूँ इसका आंसर, ये मेथड की यही एक वो है, बाकी मैम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। इट लैक्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि हम एक एक चीज को जब ट्रांसलेट कर देते हैं तो उसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट इजीली टेस्टेड, ग्रामर इज इग्नोर्ड, ग्रामर तो इसमें बिल्कुल इग्नोर नहीं होती भाई, ग्रामर के रूल्स पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स वोकैबुलरी रिमेन्स लिमिटेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम डज द एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कॉल। ये द एलिफेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि कितने सालों में मास्टर कॉल लेना शुरू, मास्टर कॉल को वो समझने लगा था जो एलिफेंट था, वो 5 इयर्स में था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, कोई समझाने का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, स्टोरी है, स्टोरी पढ़ी, आपको पता है 5 इयर्स में। ठीक है, 5 साल लगे थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन दैट कैन मीनिंगफुली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। Choose the option that can meaningfully replace the underlined part. The fireman extinguished the fire. ठीक है, the fireman extinguished the fire. Extinguish को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब का था, हमने पढ़ा भी था। एक्सटिंग्विश को क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विश को बोलते हैं पुट आउट। फायर को बुझाने को पुट आउट बोलते हैं, ये हमने एग्जैक्ट उसमें भी बैच में किया था।
सो पुट डाउन नहीं बोलते हैं, पुट ऑफ, पुट ऑन शुरू करना, पुट ऑफ, पुट आउट बोलते हैं। फायर को बुझाने को क्या बोलते हैं? पुट आउट। ठीक है, ठीक है, फायर के कंटेक्स्ट में पुट आउट इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने एक सेकंड ये साइड वाले करवा दिए थे ना, हाँ ये करवा दिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हुम डिड अलगू सेल हिज बुलक। अलगू वाला चैप्टर आपने पढ़ा है जिसमें उन दोनों का डिस्प्यूट हो जाता है। किसको भेजा था, किसको बेचा था अपना बुलक? जुम्मान को बेचा था। जुम्मान के बाद ही तो उसी के बाद उनका डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है उस बात के ऊपर, है ना। सो किसको बेचा था? जुम्मान को बेचा था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेन्स अ जिरंड। वो सेंटेंस बताना है जिसमें जिरंड, जिरंड और पार्टिसिपल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है क्योंकि एचटेट में बार बार पूछा जाता है कि जिरंड कौन से होते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं वो होते हैं जिरंड। सो इसमें हमने जिरंड को आइडेंटिफाई करना है जो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। V1 प्लस आईएनजी। ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, उसको राइडिंग करना पसंद है। राइडिंग इज राइडिंग अलोंग द रोड, राइडिंग यहां पर वर्ब के यूज किया गया, राइडिंग अलोंग द रोड, है ना, ये नहीं आएगा। ही रोड अ हॉर्स, ये तो बिल्कुल भी जिरंड नहीं है, ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इन दोनों में से कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो नाउन की तरह फर्स्ट वाले में यूज किया गया है एज अ नाउन, सो इसीलिए 1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ नाउन क्लॉज। कौन से सेंटेंस में नाउन क्लॉज है? वेट अंटिल आई कम, रुको मैं जब तक नहीं आता। अब देखो नाउन क्लॉज हमने पढ़ा था जो नाउन की तरह एक्ट करेगा सेंटेंस में, वो नाउन क्लॉज है। वेट अंटिल आई कम ये तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये क्लॉज नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर द पाइपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलोड, वेयर द पाइपर वेंट चिल्ड्रन फॉलोड, जहां वो गया वहां चिल्ड्रन ने फॉलो किया। जो टाइम के बारे में बताए, रीजन के बारे में बताए, मैनर के बारे में बताए, ठीक है, वो क्या था? हमारा एडवर्ब क्लॉज था, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, ये भी नहीं होगा। द पेन दैट आई बॉट इज लॉस्ट, जो पेन मैंने खरीदा था, पेन की विशेषता बता रहा है ना, तो जो पेन की विशेषता अब दैट मैंने आपको एक पहचान बताई थी, दैट जहां है वो नाउन क्लॉज है, लेकिन इसमें देखो इसमें पेन की विशेषता बता रहा है तो ये नाउन क्लॉज नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यहां विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी नहीं आएगा। फोर्थ देखिए, वेयर ही लिव इज नॉट नोन टू एनीवन, जो क्या का जवाब दे, वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू एनीवन, क्या नहीं पता, तो ये वेयर ही लिव्स है ना, ये नहीं पता, तो वेयर ही लिव्स ये क्या है? हमारा नाउन क्लॉज है, इस सेंटेंस में क्या है? नाउन क्लॉज है। सो इसका करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है, इधर देखिए, अब फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। इन द सेंटेंस वी हैड अ लवली टाइम विद देम, लवली इज, लवली क्या है? वी हैड अ लवली टाइम विद देम, लवली इसमें क्या है? सो मुझे लग रहा है इसमें बताने की जरूरत है कि लवली क्या है। लवली जैसे वर्ड्स लवली ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम नाउन है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank with the correct option. The shepherd hadn't been to school because NCERT से ये क्वेश्चन है। शेफर्ड ट्रेजर जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उससे क्वेश्चन है, शेफर्ड स्कूल क्यों नहीं गया था? बिकॉज ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता था, स्कूल नहीं थे उस टाइम, किसी स्कूल ने उसको एडमिट नहीं किया, या फिर स्कूल बहुत कम थे उस टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि उस टाइम स्कूल नहीं थे इसलिए शेफर्ड स्कूल नहीं गया था। ठीक है, द शेफर्ड ट्रेजर पढ़ा है ना आपने, तो क्योंकि वहां स्कूल नहीं थे उस टाइम, बहुत कम स्कूल थे, इसलिए वो स्कूल नहीं गया था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन पैटर्न, कौन से सेंटेंस का ये पैटर्न है जो दिया गया है? सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस पता है, तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? आई के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा। शी वॉन्ट्स टू गो, वो जाना चाहती है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसमें। सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, है ना, ऑब्जेक्ट है सीधा। द बेल हैज रंग, द बेल बजी, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। अब मुझे बताइए ये पेन किसके बारे में बता रहा है? पेन क्या है? दिस के बारे में बता रहा है, तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सो इसका आंसर आएगा 3।
सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गई ये, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank with the correct option. When she heard the little orphan crying, when she heard a little orphan crying, dash mother in her was aroused. अब इसमें क्या आएगा, ए एन जीरो आर्टिकल या द, ये है हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन, ठीक है। When she heard the little orphan, जब उसने लिटिल ऑर्फन को रोते हुए सुना तो उसके अंदर की जो माँ है वो जाग गई। अ मदर, देखो एन तो इसमें आएगा नहीं, एन तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि मदर, मदर साउंड है हमारी कॉन्सोनेंट की, सो एन तो कैंसिल हो जाएगा। अब ए, अ मदर इन हर वाज अराउज्ड, या जीरो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। द या अ में से हमारे में कंफ्यूजन है। अब देखिए, पहली बात तो इसमें द अ नहीं आएगा, द क्यों आएगा मैं बताती हूँ। द इसलिए आएगा कि हमने जो स्पेसिफिक चीज, जो हम उस स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि द मदर इन हर, उसके अंदर जो माँ है, कोई भी माँ जाग गई है ना, अगर कॉमनली बोलते तो आ जाता, लेकिन उसके अंदर की बात कर रहे हैं और उसकी बात ऑलरेडी हो रही है सेंटेंस में। शी हर्ड द, उसने सुनी थी आवाज, तो उसी की बात हो रही है ना। जब स्पेसिफिक किसी चीज की जो ऑलरेडी एक नोन चीज है उसकी बात हो रही हो और उसके अंदर की माँ जाग गई, तो मदर इन हर अराइज्ड, मदर इन हर वॉज रोज्ड, उसके अंदर की जो माँ है वो जाग गई, ठीक है। सो इसके अंदर आएगा द। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडीज फोन जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका ये क्वेश्चन है। जॉडी के फादर को क्या हुआ था, जॉडी के फादर को रेटल स्नेक ने खाया था ना, रेटल स्नेक ने खाया था, तभी तो जो रेटल स्नेक को जॉडी ने मार दिया था और उसका जो बच्चा उसके ऊपर उसको तरस आ रहा था, इसलिए वो फोन को ले आया था, जॉडीज फोन जिसका नाम था। ही वॉज अटैक्ड बाय अ रेटल स्नेक, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ रेज इन अ पैक्ट विद द सन, अ पैक्ट विद द सन में रेज के फादर कौन है? ऑफ कोर्स ही बात है, रेज के फादर क्लाउड, लाइट और अर्थ तो होंगे नहीं, रेज के फादर सन ही होंगे ना, जहां से वो किरणें निकलती हैं वो ही होंगे ना सन, और पढ़ा भी हमने, सो द सन, ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड रिकॉर्ड एज अ नाउन। ये क्लासेस हमारी बचती हैं अभी, ये ट्रांसक्रिप्शन की कुछ लिटरेचर में ये क्लासेस आएंगी, फोनेटिक्स की ये क्लास हमारी बचती है। ये क्वेश्चन फिर भी मैं आपका अटेम्प्ट करा देती हूँ एक बार। जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका रिकॉर्ड का वो क्या होगा, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब। रिकॉर्ड, इसको प्रोनाउंस किया जाता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, तो ये प्रोनाउंस के ऊपर है। आर, इसमें देखिए आर ई को हम रे पढ़ते हैं, इसको हम री पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम रे पढ़ते हैं, रे, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा भी क्यों, वो देखो, रेकर्ड, रेकर्ड, रिकॉर्ड नहीं पढ़ते, इसको रेकर्ड पढ़ते हैं। जब रेकर्ड पढ़ेंगे तो इसका ई आएगा, आर ई को रे पढ़ते हैं, आर ई को री पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करा दूंगी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो बाकी सबका सेम है, इसमें कर्ड और के लिए, और की आवाज के लिए ये वाला साइन हम यूज करते हैं, और बाकी ड के लिए डाई। ये मैं आपका एक एक पूरा ट्रांसक्रिप्शन इसमें आता है, पूरा ए से लेके जेड तक मैंने नोट भी किया हुआ है डायरी में अपनी, मैं आपको उसका फोटो भी शेयर करूंगी अभी, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद मैं उसका फोटो भी शेयर कर दूंगी, आप एक बार उसको रीड करना, फिर मैं क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो सही सेंटेंस है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। He had scarcely reached the station, then it began to rain. He has scarcely reached the station, then it began to rain, और फिर बारिश, वो मतलब बहुत कम, स्कैर्सली, ये तो सेंटेंस मतलब सही साउंड नहीं कर रहा, स्कैर्सली, स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली, तो वो हार्डली स्टेशन पे पहुंचा, और जिसकी बहुत कमी होती है जब बोलते हैं स्कैर्सली को, एंड इट बिगेन टू रेन, बारिश होनी शुरू होगी। ही नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट ऑल्सो पुणे, ही नॉट ओनली, वो ना सिर्फ कि मुंबई गया बट ऑल्सो पुणे। हार्डली तो हम इसमें देखो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हार्डली में हम देन लगाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, देन इसके साथ लग रहा है, शुड बी व्हेन, ये दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ही नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट ऑल्सो पुणे, ये
सही पैरेललिज्म नहीं है, मतलब नॉट ओनली विजिटेड मुंबई, वो सिर्फ मुंबई नहीं गया, पुणे गया, नो इट्स रॉन्ग सेंटेंस. Neither he is a rogue nor a madman. No sooner did the bell rang, no sooner did the bell rang, bell ring then boys rushed out. नहीं, ये no sooner और then वाला ये कॉन्सेप्ट पूरा गलत है, ये हमने बैच में कर रखा है, ये नहीं आएगा. इसका करेक्ट आंसर आएगा 3. Neither he is a rogue nor a madman. ना तो वो एक रॉज है और ना ही एक मैडमैन है. सी है, ये नाइदर और नॉर का केस हमने पढ़े हैं, सारे केसेस हमने पढ़े हैं, सो इसमें से दिस इज द राइट. नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स. शी, नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स. शी डैश सिट फॉर आवर्स इन द गार्डन एंड नेट. मोडाल्स का क्वेश्चन है पास्ट हैबिट के बारे में. देखो मैंने आपको बताया था ये टैग वर्ड जरूर देखने हैं. पास्ट हैबिट का कौन सा मोडाल था? माइट. माइट हमारा रेयर पॉसिबिलिटी को दिखाता है, बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, सो ये नहीं आएगा. डेयर, डेयर हमारा जब हमको हिम्मत करते हैं, लाइक हाउ डेयर यू डू दिस, तो ये पास्ट की बात नहीं है. और टू मॉरल एडवाइस को या जैसे शुड जैसे यूज होता है ऐसे ऑट टू यूज करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा. वुड हमेशा पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, पास्ट हैबिट को दिखाता है, एबिलिटी को नहीं, हैबिट को. एबिलिटी को कैन और कुड दिखाते हैं, वुड हमारा पास्ट हैबिट को दिखाता है, तो इसमें क्लियरली वुड आएगा. शी वुड सिट फॉर आवर्स, वो गार्डन में बैठकर कई घंटों तक बुन सकती थी और कई घंटों तक बैठ सकती थी. सो इसका करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो. द इसका पैसिव फॉर्म हमें बनाना है, करेक्ट, ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है. पैसिव बनाना है हमें इसका. द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल. मेसन कौन होता है? मिस्त्री. मिस्त्री जो घर बनाता है उसको मेसन बोलते हैं. द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल. मेसन दीवार बना रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये हमारा, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है. द वॉल इज बिल्ट बाय मेसन. बिल्ट में तो टेंस, पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, हमें ये पता है ना. बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, बस यही फर्क है. बाकी हमारा टेंस इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होता, टाइम चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता, तो ये तो गलत है. द वॉल वॉज बींग बिल्ट बाय मेसन, तो वॉज कैसे आ जाएगा? वॉज तो टेंस बदल दिया, ये भी गलत है. द वॉल हैज बीन बिल्ट, ये भी गलत है. द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय मेसन. वॉल बनाई जा रही है किसके द्वारा? मेसन के द्वारा. दिस इज द राइट आंसर. 3rd इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. There was hardly any food in the house. Hardly any food. Hardly any food का क्या मतलब होता है? Hardly any मतलब थोड़ा, है ना. Hardly का मतलब होता है थोड़ा. Hardly any food. अब मैंने आपको बताया था काउंटेबल के लिए फ्यू यूज करते हैं और अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं. मैंने आपको बताया था ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू का बताया था. तो पहली बात तो इसमें लिटिल आएगा, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है, लिटिल आएगा, ये तो क्लियर है. फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू थोड़ा. लिटिल होता है हमारा, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए. हार्डली एनी फूड, तो इसलिए लिटिल आएगा. फ्यू होता है हमारा काउंटेबल के लिए, सो फ्यू तो नहीं आएगा. लिटिल में भी अ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, तो इसमें हमारा आएगा अ लिटिल, ठीक है. देयर वॉज अ लिटिल फूड. अ लिटिल क्योंकि थोड़ा ही, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है अ लिटिल, इसीलिए, ठीक है. द लिटिल जब पता है कितनी है, तो इसमें पता नहीं है तो अ लिटिल आएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हु इज द पोएट ऑफ रिबेल. रिबेल के पोएट कौन है? जो पोएम हमारी रिबेल, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मिल्डर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके पोएट है हमारे, ठीक है. इसको रिवाइज कर लेना एक बार. नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स. इट डैश रेन टुमारो. पॉसिबिलिटी दिखानी हमें, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखानी है. सो मस्ट, मस्ट तो होता है ऑब्लिगेशन, है ना. ऑब्लिगेशन नहीं दिखाना है तो ये तो गलत हो जाएगा. शुड हमारा मॉरल एडवाइस के लिए यूज होता है और शेल आराम नॉर्मली कोई बात बताने के लिए यूज होता है. सो पॉसिबिलिटी का मॉडल ही मे है, इसलिए मैंने बोला था टैग वर्ड हमेशा ध्यान रखेंगे, एचटेड लगा के देता है तो उसी को आपको लगाना है. सो मे हमारा पॉसिबिलिटी का मॉडल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस 131.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। कंटेंट वर्ड्स आर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, कंटेंट वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन होते हैं। फॉर्म वर्ड्स आर कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन, फॉर्म वर्ड्स कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन होते हैं, ट्रू है। कंटेंट वर्ड्स आर स्ट्रक्चरल, फॉर्म वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड्स। ओके, सो इसमें देखिए कंटेंट वर्ड्स आर नाउन्स प्रोनाउंस। देखो कंटेंट वर्ड्स और फॉर्म वर्ड्स क्या होते हैं। कंटेंट वर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को मेन मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा संज्ञा, क्रिया, जैसे आपका संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण है, क्रिया विशेषण है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये जो होते हैं जो मेन मीनिंग प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट है फॉर्म वर्ड्स। फॉर्म वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमारे सेंटेंस को ग्रामेटिकल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ना, स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हम फॉर्म वर्ड्स। अब देखिए कंटेंट वर्ड्स आर नाउन प्रोनाउन, कंटेंट वर्ड्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नाउन प्रोनाउन कंटेंट वर्ड्स होते हैं, मेन मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म वर्ड्स आर कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन, फॉर्म वर्ड्स होते हैं भाई मेन मीनिंग थोड़ी प्रोवाइड करते हैं, ये तो ढांचा बनाते हैं, तो ये फॉर्म वर्ड्स हैं। कंटेंट वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल वर्ड, बिल्कुल कंटेंट वर्ड्स तो मेन मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते हैं ग्रामर का, तो ये भी सही है। फॉर्म वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल फंक्शनल वर्ड, ये गलत है, क्योंकि फॉर्म वर्ड स्ट्रक्चरल होते हैं और फंक्शनल होते हैं, वही तो ग्रामर का ढांचा प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस को। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स और फॉर्म वर्ड्स का सुन लीजिए ध्यान से। कंटेंट वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो हमारे सेंटेंस को मेन मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, और जो शब्द हमारे ग्रामर का ढांचा प्रोवाइड करते हैं, ग्रामर की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम फॉर्म वर्ड्स। ठीक है, सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारी फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो इसका आंसर क्या है? 4। नेक्स्ट देखिए 132 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, What jobs did मैकफर्सन and वुल्फ have when they were not soldiers? जब मैकफर्सन और वुल्फ सोल्जर नहीं थे तो वो क्या काम करते थे उससे पहले? उससे पहले वो करते थे, मैकफर्सन सेलो प्लेयर था और वुल्फ क्या था? एक टीचर था। वुल्फ एक फुटबॉल कोच था, मैकफर्सन क्रिकेट ट्रेनर था। बोथ ऑफ देम वर अनएम्प्लॉयड, मैकफर्सन स्कूल टीचर था, वुल्फ एक सेलो प्लेयर था। मैकफर्सन एक स्कूल टीचर था और वुल्फ एक सेलो प्लेयर था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रिसमस प्रेजेंट चैप्टर है ना, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो वाला चैप्टर है ये। मैकफर्सन जिसमें स्कूल टीचर था, बाद में वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, और वुल्फ क्या थे? सेलो प्लेयर था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा है ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, इनको आपको करेक्टली मैच करना है। इसको आपको मैम कराएंगे, फिर भी मैं एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही देती हूँ, करवा देती हूँ आपका। इसका आपको सही पेयर चुनना है, कौन सा सही मैचिंग है, पहले मैच कर लेते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच किसने दी थी? किसने दी थी नहीं पूछा है इसमें, उसका नाम नहीं है। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? लैंग्वेज आइटम एंड रियल सिचुएशन, जिसमें लैंग्वेज को रखते हैं और उसमें रियल सिचुएशन को रखते हैं लैंग्वेज को सिखाने के लिए। सो इसका है ए का है सेकंड। देन है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है? ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का ग्रेडेशन, एक के बाद एक स्ट्रक्चर्स को बनाना, वो होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। बी का है फर्स्ट। सी है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है? कि लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर के ऊपर कम जोर देना। और बाइलिंगुअल मेथड इसमें पूछा किसने दिया था? तो वो सीजे डॉटसन ने दिया था। ठीक है, सो मैच करना था इसमें ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, इसी में है। सो इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ए का ये वाला सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन टुडे इज गोइंग टू हियर some fresh and beautiful thing. The above lines occur in
कौन से पोयम से ये लाइंस ली गई हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 134। ठीक है, कौन से पोयम से ली गई हैं ये लाइंस ली गई द वंडरफुल वर्ड्स से। ठीक है, द वंडरफुल वर्ड्स किसकी पोयम है, मैरी ओनील की ये पोयम है जिनसे लाइंस ली गई हैं। दे गिव इट्स, इसलिए मैंने बोला था कि पोयम्स की लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पोयम कौन सी, तो ये आपको रिवाइज करने से ही आएगा। They give in its body and swing, and everyone today is longing to hear some fresh and beautiful thing. The above lines occur in, ये लाइन्स है हमारी द वंडरफुल वर्ड से हमारी ली गई है, मैरी ओनील की पोयम है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट असर्टिव। चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इस फॉलोइंग सेंटेंस में से जो करेक्ट असर्टिव है, असर्टिव फॉर्म हमें इसकी चूज करनी है। शेल आई, ये क्वेश्चन फॉर्म है, इंटरोगेटिव है। शेल आई एवर फॉरगेट दोस हैप्पी डेज, क्या मुझे कभी भी वो दिन भूलने चाहिए, तो इसका तो क्लियर आएगा आई शेल नेवर फॉरगेट। आई शेल नॉट, नेवर, नॉट और नेवर एक साथ नहीं आता है, गलत है। आई शेल नेवर फॉरगेट दोस हैप्पी डेज। आई शुड नेवर फॉरगेट, शेल का शुड नहीं बनेगा। ठीक है, आई कैन नेवर नहीं, इसमें शेल का शेल ही रहेगा। आई शेल नेवर फॉरगेट दोस हैप्पी डेज, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, मैं नहीं भूलूंगा। हु अडॉप्टेड द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसने अडॉप्ट किया था, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड आपका H.E. पाल्मर ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग इन सर्च ऑफ न्यू मास्टर फाउंड द मास्टर्स इन विच ऑर्डर। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द डॉग इन सर्च ऑफ, डॉग के बारे में था ना, हाउ द डॉग फाउंड हिज मास्टर, हाउ द डॉग फाउंड अ न्यू मास्टर। तो किस ऑर्डर में उसको मास्टर्स मिले थे। बियर मिला था, वुल्फ, लायन, मैन, मैन, लायन, बियर, वुल्फ, किस ऑर्डर में मिले थे। पहले उसको वुल्फ मिला था, फिर बेयर मिला था, फिर लायन और फिर मैन मिला था। ठीक है, पहले वो वुल्फ वुल्फ के पास गया, लास्ट में तो उसको मैन ही मिला था, तो ये तो गलती हो गया। पहले सबसे पहले वुल्फ के पास गया, फिर उसने देखा कि वुल्फ तो बियर से डर रहा है, फिर वो बियर के पास गया, फिर उसने देखा कि बियर तो लायन से खुद डर रहा है, तो मैं तो इसको क्यों मास्टर बनाऊं, लायन को बनाऊं। लायन के पास गया तो देखा तो लायन आदमी से डरता है, तो उसने लास्ट में जाके इंसान को, मैन को अपना मास्टर बना लिया। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेबल। यस, ये अभी क्लास में डालूंगी मैं आपका, लिटरेचर में ही आएगा ये भी, कि ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं कि फेबल क्या होती है, ऑड क्या होती है, बलैड क्या होती है। फेबल होती है हमारी जिस जिस स्टोरी में या पोयम में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे एनिमल होते हैं और कोई मॉरल लेसन देता है। ठीक है, मॉरल, जिससे कुछ कुछ मॉरल निकल के आए, मॉरल लेसन निकल के आए, वो हमारी फेबल होती है। सो इसमें ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, द एंट एंड द क्रिकेट। सो इसमें जो हमारी फेबल है वो है द एंट एंड द क्रिकेट, और ये किससे ली गई है, एसोप्स फेबल से ली गई है। ठीक है, ओके, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है। वेलू रैन अवे फ्रॉम होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग, ये बात तो हमारी सच है, क्योंकि वेलू, उसके पापा उसे मारते थे, इसीलिए उस बात से भाग के वो, उस बात से डर के वो भाग गया था। द गर्ल वेलू मेट वॉज अ रैग पिकर, फिर जिस लड़की से वो मिला वो भी कचरा बीनने वाली रैग पिकर थी, हाँ ये भी सच है। ही हर नेम वॉज जया, ये भी सच है। जैम बाजार जग्गी नेवर बॉट एनीथिंग फ्रॉम दी रैग पिकर्स, जो जैम बाजार था वो रैग पिकर से कभी चीजें कुछ नहीं लेता था, ऐसा नहीं है। जैम बाजार वो चीजें लेता था रैग पिकर से, है ना, जो भी चीजें वो बीन बान के लाते थे वो चीजें वो लेता था। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, तो दिस आंसर इज करेक्ट, फोर्थ ही करेक्ट है, फॉल्स ही पूछा आपसे। नेक्स्ट देखिए, हु सिंग्स द सॉन्ग, who sings the song that symbolizes the poetry of the earth।
द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, जो कौन गाता है उस गाने को जिसको वो जो अर्थ की पोएट्री है उसको सिंबलाइज करता है, द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, या द बर्ड्स, फ्रॉस्ट, या ओनली द ग्रास होपर। तो ये जो पोयम है इसमें द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, ये इसमें कौन गाता है गाने को? ग्रास होपर एंड द क्रिकेट गाता है, जिसको पोएट बोलता है कि ये अर्थ की पोएट्री को सिंबलाइज करता है, डे एंड नाइट की। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोयम है और इस पोयम के बेस्ड पे ही अगले 10 क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव आता है फ्लोरा के पास, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फ्लावर के लिए पूछने, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी जो कि अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो फ्लावर की। द लिली एंड द रोज लॉन्ग एंड लॉन्ग हैड बीन, लिली और रोज अनडिस्प्यूटेड क्वींस रही हैं बहुत दिनों तक। राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, बार्ड्स ऑफ पावर had sung their claims, bards of power had sung their claims, so the bards of power ने उनका गाना गाया है। the rose can never tower, the rose can never tower like the pale lily with her Juno mane, but is the lily lovelier, लेकिन लिली ज्यादा प्यारी है। thus between flower faction rang the strife in Psyche's bower, give me a flower delicious as the rose, मुझे वो फ्लावर दो जो डिलीशियस हो रोज की तरह, एंड stately as the lily in her pride, और लिली की तरह प्राइड में स्टेटली हो, बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस कलर का? रोज रेड लव फर्स्ट चूज, मतलब रोज दू रेड जो पहला चूज करते हैं। देन प्रेड नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड, या तो लिली व्हाइट दे दो या दोनों दे दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने क्या दे दिया? लोटस दे दिया। रोज रेड डाइड, और रोज रेड को डाई करके लोटस। एंड लिली व्हाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और जो लिली व्हाइट है क्वीनलीस्ट फ्लावर है वो ब्लो कर गया। Who came to Flora for choosing the queen of flowers? सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरा के पास कौन आया था फ्लावर्स की क्वीन को चूज करने के लिए। सो देखिए कौन आया था। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। कौन आया था फ्लोरा के पास? लव आया था। लव केम टू फ्लोरा। सो कौन आया था फ्लोरा के पास? लव आया था। नेक्स्ट देखिए, हु वर द राइवल्स फॉर द क्वीनशिप। क्वीनशिप के लिए, क्वीनशिप के बीच में लड़ाई किस किस के बीच में होती? क्वीनशिप के लिए द रोज एंड द लिली, द फ्लावर फैक्शन, जूनो एंड साइकी, द लोटस एंड द लिली। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहां पर इसका आंसर है। द रोज एंड द लिली कहां पर है वो भी दिखा देती हूँ। द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, यानी क्वीनशिप के लिए, रानी बनने के लिए जो दो फ्लावर्स उनमें किस किस में लड़ाई थी? लिली में और रोज में। तो इसका आंसर है द रोज एंड द लिली। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द ब्यूटी एंड द स्टेटलीनेस ऑफ द लिली इज सिमिलर टू दैट। ब्यूटी, लिली की जो ब्यूटी है और जो उसकी स्टेटलीनेस है वो किसके जैसी है? द रोज के जैसी, फ्लोरा के जैसी, जूनो के जैसी, या लोटस के जैसी? इस किसके जैसी? जूनो के जैसी। किस लाइन में? वो देखिए, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन, ये है ना, हैड संग देयर क्लेम्स, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली, ठीक है, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन। सो इस वाली लाइन में है हमारा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, जूनो। नेक्स्ट इज बट ऑफ व्हाट कलर दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय। बट ऑफ व्हाट कलर, ये लाइन किसने बोली है? बट ऑफ व्हाट कलर, ये लाइन बार्ड ने लव को बोली है, लव ने फ्लोरा को, रोज ने लिली को, या फ्लोरा ने लव को? ये लाइन बोली है लव ने फ्लोरा को। कहां बोली है वो देखिए। बार्ड ऑफ व्हाट कलर, गिव मी अ फ्लावर, बट ऑफ व्हाट कलर, बट ऑफ व्हाट कलर, ठीक है, ये देखिए उसने, वो पूछ रहा है, लव पूछ रहा है बट ऑफ व्हाट कलर, लव मांगने आया है ना, लव मांगने आया है, क्या फ्लावर मांगने आया, तो वो पूछ रहा है बट ऑफ व्हाट कलर रोज रेड लव फर्स्ट चूज। रोज रेड कौन से कलर का चूज करूं? लव फर्स्ट चूज, ठीक है, वो बोल रही है बट ऑफ व्हाट कलर रोज रेड
लव फर्स्ट चूज, तो लव ने बोली है ये लाइन, किसको बोली है? फ्लोरा को बोली है। नेक्स्ट देखिए, यस, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डिड, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डिड लव वांट, लव को कैसा फ्लावर चाहिए? इट वांटेड अ फ्लावर रेड एज अ रोज, व्हाइट एज अ लिली, या रेड एज अ रोज एंड व्हाइट एज अ लिली, डिलीशियस एज अ रोज। तो लव को कैसा फ्लावर चाहिए? रेड एज अ रोज एंड व्हाइट एज अ लिली। कहाँ है ये लाइन? देखो, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एज स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर, फिर वो पूछ रहा है किस कलर का, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, देन प्रेड नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। उसने बोला पहले लव ने क्या चूज किया? लव फर्स्ट चूज रोज रेड, ठीक है। इसी लाइन से हमें ये पता चला था कि लव ने बोली ये लाइन, रोज रेड फर्स्ट चूज, उसने बोला कि मुझे रेड चाहिए, रोज रेड। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं मुझे लिली व्हाइट भी चाहिए या फिर दोनों चाहिए, बोथ प्रोवाइड, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने दे दिया लोटस, ठीक है। सो उसको चाहिए थे दोनों। सो आंसर इज रोज, रेड एज अ रोज, व्हाइट एज अ लिली। नेक्स्ट देखिए, पिक अ वर्ड फ्रॉम द पोयम विच मीन्स पोएट्स, पोयम से वो वर्ड चुनिए जिसका मतलब है पोएट्स। सो पोएट्स बार्ड्स का मतलब होता है, जूनो नहीं, साइकी नहीं, तो सब मीन, ये तो ये वर्ड नहीं, बार्ड्स, बार्ड्स का मतलब है पोएट्स। ये देखिए कैसे पता चल रहा है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग अनडिस्प्यूटेड क्वींस राइवल्स, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर यानी जो पोएट्स हैं, है ना, जो पोएट्स हैं, जो पावर में हैं, वो उन्होंने गाना गाया है इस चीज का, क्लेम किया उसको, संग देयर क्लेम्स, ठीक है, इस चीज को, अपनी बात को रखा है। तो बार्ड्स का मीनिंग है इसमें पोएट्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लिली और लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, वो क्या? दिस लाइन इज एग्जांपल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। सिमिली है, सिमिली में तो कंपैरिजन होता है, मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, बिना लाइक और एज के, ऑक्सीमोरन नहीं है। ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, किसका? एल का, लिली लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, ठीक है। सो दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इन द पोएम इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा वर्ड पोएम में क्लोजेस्ट है मीनिंग में कॉन्फ्लिक्ट के, यानी कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम बताना है पोएम, उसमें से ढूंढ के, पोएम में से। सो इसका राइवल्स, स्ट्राइफ, राइवल्स का मतलब तो होता है दुश्मन, कॉन्फ्लिक्ट होता है थोड़ा डिस्प्यूट, है ना, झगड़ा। तो अनडिस्प्यूटेड और क्लेम्स, राइवल्स होता है दुश्मन जो होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ये, अनडिस्प्यूटेड नहीं, क्लेम्स नहीं, अनडिस्प्यूटेड जहां कोई झगड़ा ना हो, क्लेम्स किसी चीज का हक जमाना, क्लेम करना, किसी चीज को लेना, प्राप्त करना। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, ठीक है, एक तरह का बहस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इज एन एग्जांपल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन। हमें पता है कि एज को यूज करके अगर कंपैरिजन किया है तो वो क्या है हमारा? सिमिली होता है। बिना एज के कंपैरिजन हो तो मेटाफोर होता है, हाइपरबोल होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रोज रेड, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा किसने बोला है। ए इज स्पोकन बाय लव, ए रोज रेड ये लव ने बोला है, बी एंड सी इज स्पोकन बाय फ्लोरा, ये फ्लोरा ने बोला है, बी इज स्पोकन बाय लव, और बोथ प्रोवाइड, बी नो लिली व्हाइट, नो लिली व्हाइट किसने बोला है? लव ने बोला है, ये तो ठीक है। हाँ ये तो दोनों देखो लव ने बोले, हमें पता है, ए बी, नहीं ए बोला है लव ने, रोज इज रेड, नो लिली व्हाइट तो फिर वो बोलता है ना, ए बोला है लव ने, ए स्पोकन बाय लव, एंड बी एंड सी, बी और सी किसने बोले हैं? फ्लोरा ने। ये देखो यहाँ आ जाओ पोयम में, रोज इज रेड लव फर्स्ट चूज, लव ने बोला, देन प्रेड, उसके बाद प्रे किया, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड, अब उसने बोला है कि नो लिली व्हाइट या दोनों चाहिए, ठीक है, ये उसने बोला है, किसने? फ्लोरा ने। सो इसका आंसर वन इज करेक्ट, ए स्पोकन बाय लव एंड बी एंड सी आर स्पोकन बाय फ्लोरा। सो ये था आपका आज का पीवाईक्यू, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अब से क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेंगी।
मेरे को थोड़ा कल ट्रैवल था इसलिए मैं क्लासेस कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आज मैंने रिकॉर्ड कर दी है और ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। अभी 2 सेशंस में क्लास चलेंगे, एक में सिलेबस और एक में क्लासेस। आने वाले 1 वीक में आई कैन से 31 दिसंबर तक 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी तब तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं साथ साथ की, उसमें भी और उसमें भी हम पीवाईक्यू भी करते हैं और वो भी करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्लास आपकी जो आएगी वो आएगी लिटरेचर की क्लास आएगी आपकी, एजेस ऑफ लिटरेचर एंड इंपॉर्टेंट राइटर एंड देयर वर्क्स कैरेक्टर्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।